Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of chemistry। आज हम शुरू करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 3। बट मेक श्योर आपने पहले दोनों लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। पहला लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल डिस्कशन शुरू की ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, दैट इज द अल्कली मेटल्स। और उसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की अल्कली मेटल्स की कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। हमने डिस्कस किया एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और आज उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कली मेटल्स पे। अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे और एंड में हम देखेंगे कुछ लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने इस लेक्चर में से क्या गेन किया। और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना होगा, तभी मैं आपको उनके करेक्ट आंसर्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो ये एक टेबल है अब हमारे सामने, जो कि हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से लिया था। ये आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था जब हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें से एटॉमिक नंबर आप लोग सब जानते हैं, इन अल्कली मेटल्स का क्या है, एटॉमिक मासेस उनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं आपको अच्छे से मालूम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस और डेंसिटी को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए हम मेल्टिंग पॉइंट्स को, बॉइलिंग पॉइंट्स को, डेंसिटी को भी दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं। राइट तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें जो सारे ये ट्रेंड्स हैं और द आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस टेबल से मालूम लगते हैं। आपको इनकी वैल्यूज याद नहीं करनी है, मगर यहाँ से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का यहाँ पे फोकस क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, जो कि आप देख सकते हो कि लिथियम से सीजियम पे जाते हुए क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और डेंसिटी हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है डेंसिटी की वैल्यू, एक एक्सेप्शन के साथ। वो क्या है कि जो सोडियम की डेंसिटी है वो पोटेशियम से ज्यादा है। तो इन सब कंसेप्ट्स को हम अच्छे से आज डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स या अल्कली मेटल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी इनका नेचर। तो ये है अल्कली मेटल्स, मतलब ये है मेटल्स। कि कैसे मेटल्स हैं, वेल ये है सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सॉफ्ट है उसे हमने रेड कलर से लिखा है। इसका मतलब है इसका कुछ सिग्निफिकेंस तो जरूर होगा। वेल सिग्निफिकेंस ये है कि आप लोगों ने जब जूनियर क्लासेस में मेटल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था, तो वेल आपने वहां पे पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं हार्ड। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्कली मेटल्स मेटल्स तो हैं, मगर ये है सॉफ्ट मेटल्स। इतने सॉफ्ट है कि हम इनको एक चाकू के साथ बहुत आसानी से काट सकते हैं। राइट अगर आप लोग अपने लेबोरेटरीज में जा चुके हैं तो वेल वहां पे आपने सोडियम मेटल को जरूर देखा होगा। और सोडियम मेटल को जब आप काटते हो तो बहुत आसानी से आप उसको काट सकते हो। तो वेल अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं वो इतने सॉफ्ट क्यों हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद पीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक्सेप्शन के लिथियम के अंदर एक एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। लूज पैकिंग एफिशिएंसी है, 68% सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी होगी। और वीक मेटालिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। राइट अब ये जो बीच वाले दो पॉइंट्स हैं इन्हें आप अभी तो नहीं क्लास 11th में स्टडी कर सकते, क्योंकि आप इसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे क्लास 12th में, जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे इन द कोर्स ऑन सॉलिड स्टेट। तो अभी के लिए आप इन्हें सिर्फ अपनी नोटबुक्स में लिख के रखेंगे और क्लास 12th में जब आप इसको पढ़ चुके होंगे, अपने नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वेल तब ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आएंगे और आप इनको भूले नहीं, इसलिए अभी ही हमने इनको यहाँ पे साथ में लिख दिया है।
ठीक है, अभी हम इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं कि अल्कली मेटल्स सॉफ्ट क्यों हैं। तो अल्कली मेटल्स आप सब जानते हो कि उनका पीरियड के अंदर लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है। इसे हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, हमने इसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी स्टडी किया था कि जैसे जैसे पीरियड के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, राइट। अब लार्ज एटॉमिक साइज और वीक मेटालिक बॉन्ड्स, ये दोनों क्यों कॉजेज हैं इनके सॉफ्ट होने के। इसके लिए आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, कैसे प्लेस्ड हैं, और ये मेटालिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, इसको हम डिटेल में सॉलिड स्टेट में ही डिस्कस करेंगे, मगर जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स दे लीव द आउटर शेल्स ऑफ द मेटल एटम्स forming positive metal ions and a sea of delocalized electrons। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एक मेटल है सपोजिटली, उसके अंदर हमारे पास क्या है, मेटल के एटम्स हैं, बहुत सारे मेटल के एटम्स हैं। अब इनमें से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद बच क्या जाएगा, ये पॉजिटिव कैटायंस, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके आसपास एक बिल्कुल एक सी बना देंगे इलेक्ट्रॉन्स का, उसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इन कैटायंस के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड्स, राइट। अब अगर इनका साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि ये जो कैटायन है उसका साइज बड़ा है, और अगर कैटायन का साइज बड़ा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वो वीक बॉन्ड्स होंगे, वो वीक बॉन्ड्स होंगे तो वेल मेटल्स जो होंगे वो सॉफ्ट होंगे। और दूसरा रीजन वीक मेटालिक बॉन्ड्स का क्या है कि इनके अंदर एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, राइट। अगर आप इसको कंपेयर करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में तो एक कैटायन के लिए आपको दो दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएगा जिसके साथ वो कैटायंस बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो मेटालिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से अब इनके में वीक मेटालिक बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, लार्ज एटॉमिक साइजेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, इसलिए ये हो जाते हैं सॉफ्ट मेटल्स। अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे तो लिथियम सबसे ज्यादा हार्ड होगा क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद सोडियम सॉफ्टर है, पोटाशियम इतना सॉफ्ट हो जाता है कि बल्कि पनीर की जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है, रुबिडियम सीजियम और भी सॉफ्ट हो जाते हैं, और फ्रांशियम तो ये एक ग्रीन कलर का लिक्विड ही बन जाता है। ये इतनी सॉफ्टनेस है इन मेटल्स की, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ कि ये सॉफ्ट मेटल्स क्यों हैं। अगर अब एक यहाँ पे एक एप्लीकेशन है इसकी कि अगर आप एक अल्कली मेटल के पीस को फ्रेशली कट करोगे तो आप देखोगे कि वो जो सरफेस है उसकी वो शाइन करेगी। वो शाइन क्यों करेगी, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने इसको सरफेस को कट किया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उनकी अब किसी के साथ भी वो मेटालिक बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहे, तो वेल वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं अपनी पोजिशन पे, और उसकी वजह से एक शाइनिंग अपीयरेंस आती है, राइट। और अगर हम थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे तो वेल वो क्या होगा, वो शाइनिंग खत्म हो जाएगी, एक वो टार्निश हो जाएंगे, ग्रे सा कलर आ जाएगा, डल ग्रे कलर का। वो इसलिए होता है क्योंकि दे गेट फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ऑन एक्सपोजर टू एयर। इसको हम बात करेंगे अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज में कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड लेयर कैसे फॉर्म होती है, मगर क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इसलिए हम इनको केरोसिन के अंडर रखते हैं, राइट। मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल्स की जो कट सरफेस होगी वेल वो क्यों शाइन करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप अब आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये सॉफ्ट मेटल्स क्यों हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इनके अंदर वीक मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। उसकी और भी एप्लीकेशंस अभी आप आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करने वाले हो।
अब प्लीज डू रिमेम्बर कि जो सीजियम है देयरफॉर डाउन द ग्रुप, क्योंकि सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रही है, सो लिथियम से सीजियम में सबसे ज्यादा सॉफ्ट क्या होगा? वेल, सीजियम विल बी द सॉफ्टेस्ट एलिमेंट। इनफैक्ट एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में आप देखोगे कि सीजियम इज गोइंग टू बी द सॉफ्टेस्ट एलिमेंट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो डेंसिटी को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, सो जल्दी से इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। अल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, दे आर लाइट मेटल्स। क्यों कम होती है? क्योंकि इनके साइजेस बहुत ज्यादा है। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो पीरियड के अंदर इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। मगर अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि डेंसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, मगर डाउन द ग्रुप जाते हुए जो इंपॉर्टेंटली फैक्टर डोमिनेट करेगा वो है मास। इसलिए डाउन द ग्रुप मास बढ़ने से वेल डेंसिटी बढ़ेगी। एक्सेप्शन एक है यहाँ पे जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि पोटाशियम दिस इज लाइटर देन सोडियम। क्यों पोटाशियम लाइटर देन सोडियम है? वो इसकी अगेन कॉन्फ़िगरेशन को हम देख के समझ सकते हैं कि सोडियम के लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन 3s2, पोटाशियम पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2। तो 3s2 से 4s2 डालते हुए बीच में और ऑर्बिटल्स ऐड हुए 3p6, राइट, और साथ में 3d0। तो ये जो 3d ऑर्बिटल्स ऐड हुए उससे पोटाशियम का जो साइज है वो अनयूजुअली ज्यादा इंक्रीज कर गया इन कंपैरिजन टू द मास। इसलिए व्हाट वी फाइंड इज कि पोटाशियम के केस में वॉल्यूम वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर जाता है और वहां पे डेंसिटी सोडियम के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाती है, right? So because of the addition of the 3d orbitals, potassium is going to be lighter than that of sodium. एक और important चीज जो डेंसिटी से रिलेटेड है वो ये है कि ये काफी ज्यादा लाइट है। इनफैक्ट ये वाटर से भी लाइट है, और अगर आप इनको वाटर में डालोगे तो वेल आप क्या देखोगे कि ये पानी पे फ्लोट करते हैं। नॉर्मली मेटल्स की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, और अगर आपने आयरन नेल को कभी पानी में डाल के देखा होगा तो बिल्कुल बॉटम पे जाके नीचे टच कर जाएगा, मगर ये मेटल्स बहुत ही लाइट मेटल्स है, ये वाटर पे भी फ्लोट करेंगे, राइट। तो हम यहाँ से कंक्लूड क्या करेंगे कि पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है, अदरवाइज डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज गोइंग टू बी द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में एक टेबल देखा था और उसके अंदर हमने इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को देखा था। वेल, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ लिथियम के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ, और आपने देखा था कि लिथियम के सबसे ज्यादा थे, डाउन द ग्रुप वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज कर रहे थे। तो लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था 454 केल्विन, जो कि एक मेटल के लिए काफी कम होता है। उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 1615 केल्विन। आपको इन्हें याद नहीं रखना, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। अगर आप इसको एक आयरन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करोगे तो वेल आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1811 केल्विन, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 3134 केल्विन। तो आप इससे देख सकते हो कि वेल कि जो अल्कली मेटल्स हैं जिसमें लिथियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो हमें यहाँ पे दो चीजें समझनी है कि सबसे पहले कि इन अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, और फिर वो डाउन द ग्रुप क्यों कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो मेल्टिंग के अंदर एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा? जब यहाँ पे ग्रुप 1 के मेटल्स का जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। वो वीक होगा तो जो एटम्स हैं वो आसानी से मूव कर सकेंगे, आसानी से मूव कर सकेंगे तो सॉलिड से एक लिक्विड स्टेट आ जाएगी, राइट। अब लिक्विड से गैस बनाना है बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने के लिए, इसका मतलब है कि हमें उनकी सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस को खत्म करना है। इसका मतलब है कि हमने जितने भी मेटालिक बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उन सबको तोड़ना है, तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब हमने अभी
पीछे पढ़ा कि जो इनमें बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, वो काफी वीक होते हैं। अब बॉन्ड्स अगर वीक हैं तो उनमें ऑब्वियसली आपको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी, देयरफॉर इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो है लो। तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का रीजन क्या हुआ कि इनके जो मेटालिक बॉन्ड्स हैं वो वीक बॉन्ड्स हैं, राइट। अब वो वीक क्यों है हमने स्टडी कर लिया, क्योंकि उनके अंदर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है और साइज भी बड़ा है इनका, राइट। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज कर रहे हैं। वो डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, वो डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने से क्या होगा कि जो एटम्स के अंदर न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, वो कम होती जाएंगी जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा। और साइज बढ़ता जाएगा, मेटालिक फोर्सेस कम होती जाएंगी, बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम जल्दी अटेन कर लेंगे, इसलिए वो वैल्यूज डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट आप याद रख सकते हो कि सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि आप उसको अगर अपने पाम पे रखोगे, अपनी हथेली पे रखोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे हैव वीक forces of attraction, weak metallic bonds and therefore they have low melting points and boiling points। तो आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हो, आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इनका एटॉमिक साइज बड़ा है। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो इनकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ जाएगी और साथ ही में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी दोनों इसके साथ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को हम एक और टर्म के साथ एसोसिएट करेंगे, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और जो पूछा जा सकता है हमारे लिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हीट ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है, वेल हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दिस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन अ कंपाउंड्स बॉन्ड्स दे आर ब्रोकन एंड द कंपोनेंट एटम्स दे आर रिड्यूस्ड टू इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। तो एक कंपाउंड के अंदर या अब इस तरीके से हम अल्कली मेटल्स को कह रहे हैं तो अल्कली मेटल्स के अंदर इंडिविजुअल एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ पकड़े हुए हैं, विद द मेटालिक बॉन्ड्स, राइट। तो उन मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ने में जितनी एनर्जी चेंज हो रही है उसे हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वेल तो इसका मतलब ये है कि वेल ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रिलेटेड है टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स, राइट। तो इसका मतलब है कि वो रिलेटेड है टू द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स, कि अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे क्योंकि बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। मगर अल्कली मेटल्स के केस में वो क्या है, कम है, क्योंकि बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर आपको कोई एग्जामिनेशन में इनके लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर भी पूछ ले तो वेल लिथियम से सीजियम जाते हुए हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यूज डिक्रीज करेंगी क्योंकि मेटालिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, दैट इज द मेटालिक प्रॉपर्टीज और द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब ये मेटालिक प्रॉपर्टीज को और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को हमने एक ही तरह लिखा है, इसका मतलब है इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है और वो रिलेशन को अब आपको समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग जानते हो कि एक मेटल कैसे बना था कि हमने एटम्स लिए, राइट। इन एटम्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, हमारे पास बन गए पॉजिटिव आयंस और इन पॉजिटिव आयंस को सराउंड करते हुए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका मतलब है कि मेटल को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के और कैटायन को बनाना जरूरी, इसका मतलब कि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, राइट। और अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वेल वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाके इस तरीके से डीलोकलाइज हो गए तो वेल वो मेटालिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएंगी। तो
तो मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें, दैट इज गोइंग टू बी वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ऑलराइट। अब जो अल्कली मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा है, उनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर वो उसको लूज कर देंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, कैटायन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। तो वेल ये सब क्यों होता है? क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है। तो इसका मतलब है दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट है, राइट। और ये जो मेटालिक प्रॉपर्टीज हम इनके अंदर देखते हैं, जैसे कि ये मेलिएबल है, ये डक्टाइल है, ये मेटालिक क्लस्टर शो करते हैं। व्हेन फ्रेशली कट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो दे आर गोइंग टू बी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो कि एक आपको टिपिकल मेटल में मिलती है वो आपको अल्कली मेटल्स में भी दिखाई देती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो वे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं और उसकी वजह से इनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं। अब ये जो मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं ये इंक्रीज करेंगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन का लूज करना आसान। इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान तो मेटालिक प्रॉपर्टीज ज्यादा बढ़ती जाएंगी, राइट। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ ही रिलेटेड आप लोगों को याद रखनी है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कम होंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्यों कम होगी? वो इसलिए कम होगी क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मगर ये तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले लोग हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कम होंगी और अगेन वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाएंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सिमिलरली इनका काम है इलेक्ट्रॉन्स को देना, लेना नहीं। ये गेन नहीं करना चाहते इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल बी हैविंग लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करते हैं, कैटायंस फॉर्म करते हैं, सो दे विल बी फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स। लिथियम, डू रिमेंबर दिस हैज सम कोवलेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है, छोटे साइज की वजह से लिथियम आयन का जो पोलराइजिंग पावर होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। इसको हमने कब स्टडी किया था? इसे हमने स्टडी किया था जब आप ने फजांस रूल को स्टडी किया था। अगर आपको उसकी एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो हमारे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में अवेलेबल है एज फजांस रूल, राइट। सो आप उसको वहां पे देख सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे अगेन रिमेंबर प्लीज कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिस इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर का? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करने वाला है। सो सीजियम विल बी मोस्ट मेटालिक आउट ऑफ द अल्कली मेटल्स। तो अब इस डिस्कशन में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया अल्कली मेटल्स की। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एट द सेम टाइम आपने वो भी प्रॉपर्टीज देखी जो कि टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हम यहाँ पे जल्दी से कंपाइल करेंगे उन प्रॉपर्टीज को जो कि मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने ये पिक्चर देखी थी, इस पिक्चर से आप हमेशा क्या याद रखोगे कि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं जो कि वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं, इनकी डेंसिटी काफी कम है। तो राइट, वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी हैं कि एक तो ये सॉफ्ट है, दे कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, they have very low density, they float on water, they have lower melting points as compared to other metals because they have low ionization enthalpies. generally metals hard होते हैं, उनकी density ज्यादा होती है, उनके melting points, boiling points high होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको आयरन के लिए भी दिखाए। तो ये कुछ वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि नॉर्मल मेटालिक प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है।
और उसकी वजह क्या थी? उसकी एसेंशियली वजह थी उनके अंदर के जो मेटालिक बॉन्ड्स हैं वो वीक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। So please do remember they have weak bonding as they can lose just one electron. They do not form bivalent positive ions because their second ionization enthalpies they are considerably high. So आज की इस डिस्कशन का अगेन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लेम टेस्ट। अब ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर मेटल आयंस। तो कैटायंस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कलर ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय देम। अब इसका मीनिंग क्या है? वेल ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि आप लोग क्लास 11th और 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में भी करोगे, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता क्या है कि आपको एक सॉल्ट दिया जाता है, राइट? जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आपको एक सॉल्ट दिया गया, तो सॉल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? केटायंस प्रेजेंट होंगे, एनायंस प्रेजेंट होंगे। केटायन होगा सोडियम आयन और क्लोराइड हो गया आपके पास एनायन, राइट? तो आप लोगों को कुछ टेस्ट को करते हुए ये बताना होता है कि उसके अंदर कौन सा केटायन प्रेजेंट है, कौन सा एनायन प्रेजेंट है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको मालूम है कि कौन सा सॉल्ट है। तो उनमें जब हम ये केटायंस को ढूंढते हैं कि कौन सा केटायन प्रेजेंट है, तो वेल उसके लिए वन ऑफ द टेस्ट जो कि ड्राई हीटिंग टेस्ट में आता है, दैट इज फ्लेम टेस्ट, राइट? अब इस फ्लेम टेस्ट में हम करते क्या है कि हम सॉल्ट लेते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा HCl डाल देते हैं, इतना थोड़ा सा कि बस हमें इसकी पेस्ट बनानी होती है, राइट? अब वो पेस्ट को हम क्या करते हैं? प्लेटिनम की लूप लेते हैं। प्लेटिनम की लूप इसलिए लेते हैं, ये लेबोरेटरी में अवेलेबल होती है क्योंकि ये इनर्ट होती है, राइट? तो इस लूप के ऊपर हम ये जो पेस्ट बनाई है उसको टच करते हैं तो थोड़ा सा जो पेस्ट है वो उसकी लूप पे आ जाता है, और फिर हम उसको बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं, और हीट में जो फ्लेम का कलर आता है हम उसको नोटिस करते हैं। और हर एक आयन कैटायन जो भी ये कलर दे सकता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, और उस कलर को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि वो कौन से कैटायन वाला सॉल्ट होगा, ठीक है? तो जैसे कि सोडियम आयन के लिए गोल्डन येलो कलर या ब्राइट येलो कलर होगा फ्लेम का, तो हमें मालूम लग जाएगा कि अच्छा फ्लेम का कलर ये है, इसका मतलब है कि इस सॉल्ट के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये क्यों ये फ्लेम टेस्ट देते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो अल्कली मेटल्स और उनके जो सॉल्ट्स हैं वो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे। इसका मतलब है अगर आप सोडियम को भी, सोडियम के मेटल का पीस भी लेकर अगर उसको भी बंसन बर्नर में हीट करोगे तो वो भी ये गोल्डन येलो ही कलर देगा। अगर आप लोगों ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स को डिटेल में स्टडी किया था तो वहां पे आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में स्टडी किया था कि जो सोडियम की लाइंस होती हैं, वो जो D1 D2 लाइंस होती थी, वेल वो कॉरेस्पॉन्ड करती थी टू द येलो लाइट वेवलेंथ, ठीक है? तो एसेंशियली जहां पे भी सोडियम मेटल होगा उसका साथ जो एसोसिएटेड कलर है, उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो येलो कलर वाली वेवलेंथ है, ठीक? अब ये अल्कली मेटल्स और उनके सॉल्ट्स ये कलर क्यों देते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो हम इन सॉल्ट्स को हीट करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब है कि जो कि ऑक्सीडेशन कॉज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। और जब भी एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? केटायंस फॉर्म करता है, राइट? तो अब हुआ क्या कि जब हमने एक अल्कली मेटल या उसके सॉल्ट को हीट किया तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हीट ऑफ द फ्लेम इतनी सफिशिएंट होती है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल्स पे एक्साइट कर सके, राइट? तो हमारे पास अगर ये E1 लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो फ्लेम में हीट करने से मान लेते हैं कि वो E2 लेवल पे गया, तो उसने अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे E2 लेवल पे जंप करने के लिए एनर्जी को क्या किया? एब्सॉर्ब किया, ठीक है? मगर आप सब जानते हो कि जो हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वापस आता है अपने E1 एनर्जी लेवल पे, और इन दिस प्रोसेस वो क्या करता है? एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में फॉल करेगा तो वेल हम देखेंगे
कि वो कलर देगा उस फ्लेम को, ठीक है। सो क्योंकि जो अल्कली मेटल्स हैं वो जब वापस एनर्जी एमिट करते हैं वो विजिबल पोर्शन में दिखते हैं, इसलिए हम वो देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर्स ऑफ द फ्लेम्स। अभी आपको वो बताती हूँ, बट जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, हायर लेवल पे गए, और जब वो वापस उस एनर्जी स्टेट पे वापस ग्राउंड स्टेट वापस आ रहे हैं, तो जो एनर्जी को इमिट करते हैं वो विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट पे फॉल करता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी द कलर ऑफ द फ्लेम। ये प्रिंसिपल आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो जो कलर्स हैं लिथियम प्रोवाइड करेगा फ्लेम को, वो है क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो कलर देगा, पोटाशियम फ्लेम को वायलेट कलर देगा, रुबीडियम रेड वायलेट देगा और सीजियम ब्लू कलर देगा, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे हमेशा के लिए याद रखना है। स्पेशली जेई और नीट में आप लोगों को बहुत बारी पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस दी होती हैं एंड एट द एंड आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है या कौन सा एलिमेंट केटाइन प्रेजेंट है एंड सो ऑन। उसमें वन ऑफ द क्लूज में ये फ्लेम टेस्ट दिया जाता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक मेटल था, वो फ्लेम टेस्ट के अंदर गोल्डन येलो कलर देता था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करता है, वो आगे फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करता है। तो उस सारी सीरीज में आपको अगर फ्लेम टेस्ट ही मालूम है तो आप सबसे पहले बिना बाकी की चीजें पढ़े हुए बता सकते हो कि वो सोडियम होगा, ठीक है। तो ये सब मेटल्स अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्रेम को, जिनसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स आपको बताती हूँ, बट उससे पहले यस, आपने एक निमोनिक बनाया है जो कि आप याद रख सकते हो इन फ्लेम्स के कलर्स को याद करने के लिए, राइट। तो क्राइंग वीना रब बोले, क्राइंग में सी क्रिम्सन रेड के लिए, इसी का ही वाई गोल्डन येलो येलो कलर के लिए, वीना का वी वायलेट के लिए, रब का रेड वायलेट के लिए और बोले का ब्लू के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस निमोनिक की हेल्प से इन फ्लेम्स के कलर्स को याद रख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब इनकी आप वेवलेंथ्स देख लो, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। लिथियम के लिए क्रिम्सन रेड के अकॉर्डिंग 670.8, येलो 589.2, पोटाशियम के लिए 766.5, रुबीडियम के लिए 780 और सीजियम के लिए 455.5। नेक्स्ट अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन अल्कली मेटल्स की कि ये जो है अल्कली मेटल्स ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ये क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो काफी लो है। वेल, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी किया था। इन केस आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमारा कंप्लीट कोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर पे भी अवेलेबल है, उसमें से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर को स्टडी कर सकते हैं, पूरा भी रिवाइज कर सकते हैं। आपने अगर कुछ भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो प्लीज डू वॉच दैट। यहाँ पे हम उसको ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब एक मेटल सरफेस होगा उसके ऊपर अगर आप एक लाइट डालोगे तो वेल हम देखते हैं कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होती है। वो इमिशन तब होती है अगर इस लाइट की जो एनर्जी होगी वो इस मेटल की जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है उससे ज्यादा होगी, राइट। तो आप लोगों ने उसमें स्टडी किया था कि हाफ mv² जिसके साथ वो काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू h न्यू, इस लाइट की एनर्जी माइनस द थ्रेशहोल्ड एनर्जी h न्यू नॉट, ठीक है। अब ये जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है वो है क्या? वेल, वो ये एनर्जी है जो कि इस मेटल को चाहिए है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, राइट। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने को अब हमने क्या टर्म दे दिया? हमने उसको टर्म दे दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एक एलिमेंट को उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के जितनी एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, राइट। सो अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो है लो। इसका मतलब ये है कि जब अल्कली मेटल के ऊपर हम लाइट डालेंगे उस लाइट की अगर एनर्जी इतनी है, राइट, कि वो इस कि आयनाइजेशन एंथैल्पी से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी या उसके बराबर की भी होगी तो वेल ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा,
राइट। तो अल्कली मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होने की वजह से इनको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन एंड रिमूव इट। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनकी वजह से जो करंट वो कैरी कर सकते हैं हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में हम जनरली पोटाशियम और सीजियम को यूज करते हैं। सीजियम का अल्कली मेटल्स में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है। हम पोटाशियम को भी यूज करते हैं, रुबिडियम को नहीं यूज करते हैं, कॉस्टली है, अबंडेंस में नहीं मिलता है, तो हम जनरली पोटाशियम और सीजियम को यूज करते हैं। सोडियम को भी यूज कर सकते हैं, मगर उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली पोटाशियम सीजियम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। बट डू रिमेंबर कि लिथियम को हम यूज ही नहीं कर सकते। लिथियम को इसलिए नहीं यूज कर सकते कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफी हाई है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये कुछ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखते हैं। फाइनली अब हम लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आज, वो है कलर ऑफ द कंपाउंड्स। दैट मींस अल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट्स होंगे, अल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होंगे, उनका कलर कैसा होगा। वेल अगेन ये जो कलर होता है कंपाउंड्स का वो अराइज करता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अगर वो कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द वेव लेंथ इन द विजिबल रीजन, बिल्कुल जैसे कि हमने फ्लेम टेस्ट के लिए स्टडी किया, तो हम देखेंगे कंपाउंड्स का कलर। ऑलराइट, अब हमेशा याद रखना कि जहां पे भी कंपाउंड्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कंपाउंड्स कलर शो करते हैं जनरली, अदरवाइज वो व्हाइट कलर के होंगे। तो हमारे पास जो M पॉजिटिव आयंस होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S2p6 कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। वो अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं तो M पॉजिटिव आयंस या जो अल्कली मेटल्स के कैटायंस हैं वो कलरलेस होंगे। इसलिए हम देखेंगे कि जो अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स हैं वो जनरली क्या होंगे, व्हाइट इन कलर होंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड आप सब लोग खाते हो, कॉमन सॉल्ट, वो व्हाइट कलर का होता है। कुछ कंपाउंड्स मगर फिर भी ऐसे होंगे जो कि कलर्ड होंगे, वहां पे जो एनायन होगा वो कलर प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वो ऐसे केसेस कैसे हैं, जैसे कि सोडियम क्रोमेट है Na2, CrO4 येलो कलर का होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, KMnO4 पर्पल कलर का होता है। तो ये यहाँ पे एनायंस की वजह से हैं ये कलर्स। अदरवाइज जनरली हम देखेंगे कि ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो व्हाइट कलर के होंगे। राइट, और सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड याद रख सकते हो कि जो M पॉजिटिव आयंस हैं, वेल उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो डायमैग्नेटिक भी होंगे, दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। सो इसके साथ हमारा एसेंशियली आज का लेक्चर खत्म होता है, मगर आपको क्या करना है, कुछ लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस देखने हैं और उनका फिर आपने आंसर करना है। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के पोस्ट करना है, तभी मैं आपको उनके करेक्ट आंसर्स बताने वाली हूँ। राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अ सॉलिड इज अ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट एंड इट गिव्स अ ब्राइट रेड क्रिम्सन कलर इन द फ्लेम टेस्ट। द सॉलिड इज सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड। तो ये आपको फ्लेम टेस्ट के बेसिस पे, आपको निमोनिक भी सिखा दिया है, उसके बेसिस पे आप इसको आंसर कर सकते हैं। Question number 2, which element possesses the maximum electropositive character, lithium, sodium, potassium or cesium? Question number 3, which of the following is not the correct order of the property mentioned? और यहाँ पे मल्टी करेक्ट ऑप्शंस हैं, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। तो पहली चॉइस, लिथियम से लेके डाउन द ग्रुप सीजियम पर जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, सॉफ्टनेस डिक्रीज कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, या हीट ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज कर रहा है। तो आप में इसमें जो भी सही आंसर है उनको टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ फ्रेशली गार्ड सोडियम साइंस बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी एट द सरफेस।
और फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज का, वेल द मेटल मेनली यूज्ड टू मेक द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, दिस इज गोइंग टू बी सोडियम, रुबीडियम, लिथियम, सीजियम, और ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। अब फाइनली इस लेक्चर को खत्म करने से पहले हैव एन एज सेक्शन, जो कि आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जितने भी हमने ट्रेंड्स को पिछले लेक्चर में स्टडी किया था हमने उनको यहाँ पे इकट्ठा किया था, एंड आई टोल्ड यू कि आप इसको एक नोटबुक में सेपरेटली लिख लो सो दैट कि आप अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले इन ट्रेंड्स को वापस रिवाइज कर सकें। तो आज हम फिर से वही करने वाले हैं, जो पिछले ट्रेंड्स लिखे थे उनमें ही आज वाले एड अप करने वाले हैं, सो दैट कि आप उनको इकट्ठा एक जगह पे रख सकें और अपने एग्जाम पे जाने से पहले प्लीज उनको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं और बच्चे उनको गलत करते हैं जबकि सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, राइट। तो हमारे पास ट्रेंड्स क्या है, अब पहला ट्रेंड हम ले रहे हैं जहां पे लिथियम की उन प्रॉपर्टीज के लिए वैल्यू ज्यादा होंगी, डाउन द ग्रुप वो वैल्यूज डिक्रीज करेंगे। जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी है, लिथियम की मैक्सिमम होगी, सीजियम पे जाते हुए डिक्रीज करेगी। सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, आज हमने पढ़ा। हीट ऑफ एटमाइजेशन भी डिक्रीज करेगी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब चीजें डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लिथियम से लेके सीजियम पे जो प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी, तो वो क्या इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम, आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन, सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। तो हमने इन 2 लेक्चर्स में जो कुछ भी स्टडी किया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और जैसे जैसे स्टडी कर देंगे चीजें ऐड करते रहेंगे और अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फाइनली एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो कि आपको याद रखना है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता है, वो है कि सोडियम का जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से ज्यादा होगी, अदरवाइज डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करेगी। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया, आपने काफी कुछ इस लेक्चर में से गेन किया। आपके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए हैं, तभी मुझे मालूम लगेगा कि आप इस लेक्चर में से क्या कुछ सीख पाए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको अपडेट्स मिलते रहे, आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।